हेलो एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सा स्टेप होता है वो सारे के सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों को, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी स्टेप होते हैं वो सारे के सारे स्टेप के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस लेक्चर में एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। समझ रहे हैं? और इस हर एक स्टेप को, जो 9 स्टेप लिखा हूं मैं, हर एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करना ही हम लोगों का काम है इस चैप्टर में। समझ रहे हैं? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं हर एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में आने वाले लेक्चर में, लेकिन डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कौन कौन सा स्टेप होता है बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनने के लिए कौन कौन सा स्टेप जरूरी है, कौन कौन सा स्टेप है और कैसे परफॉर्म करता है, कैसे यूज होता है, हर एक स्टेप का क्या क्या काम है। तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूं, बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। समझ रहे हैं? तो देखिए, पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए को आइसोलेट करना। सेल में से डीएनए कहां पे होता है? सेल में। तो सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना होता है पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये डीएनए को काटता है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को काटता है। डीएनए को काट के ये डीएनए को डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है डीएनए को काट के। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि ये डीएनए को काटता है और डीएनए एक मोलिकुलर चीज़ें होता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मोलिकुलर सीजर भी बोला जाता है। सीजर क्या है? कैंची, काटने के लिए काम आता है। क्योंकि ये डीएनए को काटता है, मोलिकुलर चीजें को काटता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मोलिकुलर सीजर भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो पहला स्टेप है डीएनए को बाहर निकालना, आइसोलेट करना। सेकेंड स्टेप है उस बाहर किया गया डीएनए को काटना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। थर्ड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इसको एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोला जाता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्या है? एक टेक्निक है। इस टेक्निक द्वारा क्या किया जाता है? डिजायर जीन को सिलेक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि डीएनए को काट दिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गया। उस फ्रेगमेंट में से कौन सा जीन हम लोगों का डिजायर है, कौन सा डिजायर जीन है, उस डिजायर जीन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहो या एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहो, ये एक ही चीज है। समझ रहे हैं? फिर चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन बाय पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक के द्वारा डिजायर जीन का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। डिजायर जीन का नंबर बढ़ाने को क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। नंबर बढ़ाने को एम्प्लीफिकेशन बोला जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करके जो जीन को आइसोलेट किया गया है उस जीन का हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं चौथा स्टेप में। किसके द्वारा? एक टेक्निक के द्वारा। उस टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ गए? फिर आया पांचवा स्टेप, लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर। जो हम लोग एम्प्लीफाई किए हैं जिस जीन को, उस जीन को हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर के साथ जोड़ते हैं पांचवा स्टेप में। और मैक्सिमम केस में वेक्टर कौन होता है? प्लाज्मिड, यह हम लोगों को पता है। तो वेक्टर के साथ जोड़ते हैं किसको? उस एम्प्लीफिकेशन जो किया गया है जीन को, डिजायर जीन को, उस डिजायर जीन को हम लोग जोड़ते हैं वेक्टर के साथ। और वेक्टर के साथ जोड़ने से क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड के साथ डिजायर जीन जोड़ने से क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम लोग पढ़े हैं पहले भी। फिर आया छठा पॉइंट,
ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वेक्टर के साथ जुड़ गया डिजायर जीन, तो हम लोग क्या करते हैं, होस्ट सेल में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। समझ रहे हैं? ये हो गया छठा पॉइंट। फिर आ गया सातवां पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल क्या होता है, जिसको TR ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी। समझ रहे हैं? सातवां पॉइंट क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। फिर आठवां पॉइंट, कल्चर द होस्ट इन बायोरिएक्टर। ये जो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट किया गया, इस ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को, ये क्या है, ये भी एक होस्ट सेल है। इस होस्ट सेल को, TR को, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को बायोरिएक्टर में, बायोरिएक्टर क्या है, बड़े बड़े कंटेनर लिया जाता है ग्रो करने के लिए होस्ट सेल को। समझ रहे हैं? और उस बड़े बड़े कंटेनर को बोला जाता है बायोरिएक्टर। समझ रहे हैं? तो आठवां पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को बायोरिएक्टर में ग्रो करना, कल्चर करना। समझ रहे हैं? और कैसे ग्रो किया जाता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्टेराइल कंडीशन में ग्रो किया जाता है। स्टेराइल कंडीशन या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन, इसका मतलब क्या है, हम लोग जब बायोरिएक्टर में, बड़े बड़े कंटेनर में जब इस होस्ट सेल को, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को ग्रो कर रहे होंगे, तब ध्यान देंगे कि कोई और माइक्रोब्स आके वहां पे ग्रो ना कर जाए, इन्फेक्ट ना कर दे। समझ रहे हो? जैसे कि कोई अदर फंगल या कोई अदर बैक्टीरिया अदर देन होस्ट सेल, अदर देन ट्रांसफर विथ रिकॉम्बिनेंट सेल वहां पे ग्रो ना कर जाए, उस एनवायरमेंट को मेंटेन करने को बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन। समझ रहे हैं? और इसके बाद होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, बायोरिएक्टर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। जैसे ई कोलाई के अंदर बन रहा था ना इंसुलिन, वैसे ही जो बायोरिएक्टर में ग्रो कर रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, फिर प्यूरिफाई करना, फिर उसका प्यूरिफाई करके क्वालिटी टेस्ट करना, इन सब चीज़ों को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। समझ रहे हो? तो ये है टोटल 9 स्टेप। ये 9 स्टेप में टोटल कंप्लीट होता है हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे? फिर बायोटेक्नोलॉजी मतलब 9 स्टेप में कंप्लीट होता है, और ये जो 9 स्टेप है, मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनने के लिए ये 9 स्टेप फॉलो किया जाता है सीक्वेंस में। समझ रहे हैं? और एक बार ये प्रोडक्ट बन गया तो फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हम लोग क्वालिटी टेस्ट तो कर लेते हैं। फिर क्वालिटी टेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं इसका। किसके द्वारा? MR के द्वारा। हम लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का मार्केटिंग हम लोग किसके द्वारा करते हैं, MR के द्वारा। समझ रहे हैं? फिर मार्केटिंग करने के बाद सेल होता है, फिर पैसा आता है, और उन्हीं पैसे से बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे स्टेप को, टोटल 9 स्टेप को डिटेल में पढ़ना ही इस चैप्टर का काम है। समझ रहे हैं? लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को इनका ओवरव्यू दे दिया जाए, बेसिक आइडिया दे दिया जाए। ओवरव्यू मतलब बेसिक आइडिया दे दिया जाए। बेसिक आइडिया लेने से क्या होगा, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, चैप्टर में इंटरेस्ट बनेगा। तो देखिए, मैं यहां पे समझाऊंगा आपको इंसुलिन का एग्जाम्पल लेके। आप लोग यहां पे समझिए कि हम लोग यहां पे इस 9 स्टेप को फॉलो करके बायोटेक्नोलॉजिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को बना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन का जीन चाहिए। और इंसुलिन का जीन होता कहां पे है, DNA में। DNA होता कहां पे है, सेल में।
और किसके सेल में इंसुलिन बनता है? ह्यूमन के। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन के कोई सा भी सेल को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि कोई सा भी सेल में क्या होता है? इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक इंसुलिन का सेल ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं? पहला स्टेप फॉलो करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, सेपरेट करना, सेल में से बाहर निकालना, इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। समझ रहे हैं? कौन कौन सा एंजाइम देते हैं सेल को, डीएनए को बाहर निकालने के लिए? हम लोग सेल मेम्ब्रेन को कैसे ब्रेक करते हैं? कौन कौन सा एंजाइम चाहिए रहता है? और कौन कौन सा केस में, प्लांट के केस में कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? और फंगल के सेल से डीएनए को बाहर निकालने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए रहता है? वो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। समझ रहे हैं? तो पहला स्टेप क्या है? सेल में से डीएनए को बाहर निकालना। तो ये आ गया डीएनए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड स्टेप, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आर। जब ये बाहर निकल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके इस डीएनए का फ्रैगमेंट कर देते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम लोग, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में हम लोग तोड़ देते हैं इस डीएनए को। किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर। समझ रहे हैं? फिर जो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट किए हैं हम लोग, तोड़े हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, उस छोटे छोटे फ्रैगमेंट में हम लोग का जो डिजायर जीन होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंसुलिन का जीन, इंसुलिन बना रहे हैं। मतलब हम लोग को क्या चाहिए? इंसुलिन का जीन चाहिए। तो इस छोटे छोटे फ्रैगमेंट में से कौन सा फ्रैगमेंट, कौन सा जीन इंसुलिन का है, वो ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन का जीन हम लोग को चाहिए। तो थर्ड स्टेप क्या है? इंसुलिन का जीन, मतलब डिजायर जीन को ढूंढना। कहां से? इन फ्रैगमेंट में से। समझ रहे हैं? तो थर्ड स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन या डिजायर जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ढूंढेंगे हम लोग यहां से किसको? डिजायर जीन को। लेकिन कौन सा टेक्निक से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। और मैं बार बार बता रहा हूं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होता है, मैं आने वाले लेक्चर में जब इसको, इन सारे स्टेप को डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो फ्रैगमेंट में तोड़ दिए, इन फ्रैगमेंट में से जो हम लोगों का डिजायर जीन होता है, उस डिजायर जीन को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सपोज ये रेड वाला हो गया इंसुलिन का जीन, तो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा ये क्या किए? ये डिजायरेबल जीन को, ये इंसुलिन जीन को हम लोग क्या किए? सिलेक्ट कर लिए। फिर क्या करेंगे? चौथा पॉइंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन बाय पीसीआर। पीसीआर क्या है? उसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर से क्या किया जाता है? जीन का नंबर बढ़ाया जाता है। जीन का नंबर बढ़ाया जाता है, मतलब जीन का नंबर बढ़ाने को क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन करना। समझ रहे हैं? तो पीसीआर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ये डिजायर जीन का नंबर बढ़ाते हैं। लेकिन ये चौथा पॉइंट जो है ना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन, ये ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता। मतलब अगर पहले से ही डिजायर जीन हम लोग के पास बहुत नंबर में प्रेजेंट है, तो हम लोग को पीसीआर अप्लाई करके और नंबर बढ़ाना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम नंबर में प्रेजेंट है हम लोगों के पास ये डिजायर जीन, ये इंसुलिन का जीन, तो हम लोग क्या करेंगे? पीसीआर टेक्निक अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे? उसका नंबर बढ़ाएंगे, इस जीन का एम्प्लीफाई करेंगे। तो चौथा पॉइंट ऑप्शनल है। समझ रहे हैं? फिर क्या करते हैं? ये एम्प्लीफाई करके हम लोग बहुत सारे जीन बना लिए। फिर क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे वेक्टर लेते हैं, और मैक्सिमम केस में ये वेक्टर क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। और प्लाज्मिड क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, देख लेना, है ना। तो मैक्सिमम केस में ये वेक्टर क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। समझ रहे हो? प्लाज्मिड के अलावा भी वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में वेक्टर क्या होते हैं? प्लाज्मिड। समझ रहे हैं? फिर एक टेस्ट ट्यूब में या कल्चर प्लेट में हम लोग क्या किए? यहाँ पे दिखाने के लिए मैं 3 बनाया हूँ प्लाज्मिड या वेक्टर, लेकिन बहुत सारे वेक्टर हम लोग लेते हैं। वेक्टर क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ही होता है। प्लाज्मिड क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है।
और ये जीन क्या होते हैं? ये भी तो एक डीएनए होते हैं, डीएनए का छोटा सीक्वेंस होते हैं, डीएनए का छोटा पार्ट होते हैं जो कि कोई प्रोटीन को कोड करते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे वेक्टर को लेके, प्लाज्मिड को लेके हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला देते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलाने के बाद क्या होता होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, ये सारे के सारे डीएनए को काट दे रहा होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ही है डीएनए को काटना, है ना। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला दिए और बहुत सारे वेक्टर भी थे, प्लाज्मिड थे। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या किए, ये सारे के सारे वेक्टर को काट दिए। देखो ये ओपन हो गया है, ये काट दिया है, देखो ये ओपन हो गया है, काट दिया है। समझ रहे हो? वेक्टर ऐसे थे पहले और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके काट दिया ऐसे, तो क्या हो गया, ऐसे ये ओपन हो गया, यहाँ पे आके काट दिया और यहाँ पे आके काट दिया, तो ये खुल गया, बोथ स्ट्रैंड में आके काट दिया, तो ये ओपन हो गया। समझ रहे हैं? ये ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीन को हम लोग डिजायर जीन को एम्पलीफाई किए थे, ये जीन को हम लोग क्या करते हैं, ओपन होने के बाद, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटने के बाद प्लाज्मिड को हम लोग ये सारे के सारे जीन को लाके हम लोग मिला देते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, और क्या डाल देते हैं, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये डीएनए को जोड़ता है, चिपकाता है, ये लिंक करता है, लिंक मतलब जोड़ता है, ज्वाइन करता है, दो डीएनए को ज्वाइन करता है। इसीलिए डीएनए लाइगेज को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू। समझ रहे? ग्लू क्या करता है, चिपकाता है। ऐसे ही ये क्योंकि ये मॉलिक्यूलर चीज़ों को चिपका रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज। समझ रहे हैं? तो ये टेस्ट ट्यूब में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट चुका था जो वेक्टर को, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए, डिजायर जीन को आके मिला दिए, लाके मिला दिए और डीएनए लाइगेज क्या कर दिए, यहाँ पे डाल दिए। डीएनए लाइगेज डालने के बाद देखो ये क्या था, ये पांचवा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या था, लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर। और वेक्टर के साथ मिलाने से क्या होता है, डिजायर जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं? ये एक डीएनए है, वो भी एक डीएनए, दो डीएनए मिल जाएंगे तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। समझ रहे हैं? तो पांचवा पॉइंट से हम लोग क्या किए, डिजायर जीन को लाके इस वेक्टर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए लाइगेज के द्वारा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखो लाके हम लोग मिला दिए, ये रेड कलर मिला दिए और कुछ डीएनए लाइगेज यहाँ पे हम लोग मिला दिए, कुछ डीएनए लाइगेज यहाँ पे मिला दिए। ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये जीन को जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दो पॉसिबिलिटी रहेगा। डीएनए लाइगेज अगर डीएनए को जोड़ता है तो डीएनए लाइगेज मिलने के बाद कुछ प्लाज्मिड क्या करेंगे, ये खुद से लाइगेट हो जाएंगे, जहाँ से ब्रेक हुए थे वहीं से फिर से चिपक जाएंगे, फिर से डीएनए लाइगेज मिलने के बाद। तो वो सारे के सारे डीएनए को हम लोग बोलेंगे सेल्फ लाइगेटेड, क्योंकि यहाँ पे डिजायर जीन आया नहीं है, खुद से ही चिपक गए डीएनए लाइगेज मिलने के बाद, तो उनको हम लोग बोलेंगे सेल्फ लाइगेटेड डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और कुछ डीएनए में क्या होगा, कुछ प्लाज्मिड में क्या होगा, ये डिजायर जीन आके चिपक जाएगा। समझ रहे हैं? उसको बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं? डिजायर जीन को लाके मिलाने के बाद और साथ में डीएनए लाइगेज जोड़ देने के बाद दो पॉसिबिलिटी देखने को मिला। कुछ बने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम लोग सेल्फ लाइगेटेड डीएनए बोल रहे हैं, और कुछ बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं? फिर क्या करेंगे, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने हैं, ये दोनों डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे होस्ट सेल लेंगे, बहुत सारे होस्ट सेल लेंगे। जैसे इंसुलिन बनाने के लिए हम लोग होस्ट किसको यूज कर रहे थे, ईस्ट को, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग इंसुलिन बनाने का ले रहे हैं, तो बहुत सारे ई कोलाई का सेल हम लोग लिए हैं। और मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखाने के लिए मैं 2 या 3 प्लाज्मिड दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्लाज्मिड लिया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये दो पॉसिबिलिटी जो बना, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे होस्ट सेल लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि इंसुलिन जीन है तो बहुत सारे ईस्ट सेल लेंगे, और ईस्ट सेल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कराने की
कोशिश करेंगे। और कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, मैकेनिज्म क्या रहता है, वो मैं जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। कोई जल्दबाजी करने का ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो 6 नंबर पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये जो सेल बना रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं होस्ट सेल में। और होस्ट सेल में ट्रांसफर कराने की कोशिश करने से क्या होता है, 3 केस देखने को मिलता है। किसी किसी होस्ट सेल ऐसे होते हैं जिन पे ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता है ना नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है। कोई भी डीएनए, ना रिकॉम्बिनेंट ना नॉन रिकॉम्बिनेंट, कोई भी डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। समझ गए, सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल, जहां पे रिकॉम्बिनेंट भी नहीं आया नॉन रिकॉम्बिनेंट भी नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल। समझ रहे हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल। और किसी किसी होस्ट सेल में क्या होता है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। समझ रहे हैं। और किसी किसी सेल में क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। तो ये 3 केस जनरली देखने को मिलता है आफ्टर 6 नंबर स्टेप। किसी बच्चे अगर यहाँ पे पूछे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आ जाएगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा बेटा ये बहुत रेयर होता है। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करना होस्ट सेल में ये बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है, आसान काम नहीं है। मतलब होस्ट सेल में एक डीएनए घुस जाए यही बहुत बड़ी बात है, और 2 सेल 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब 2 डीएनए घुस जाए एक साथ, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर है ना। और ये होता ही नहीं है मान लो, इसीलिए इसको मतलब इस केस को कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब जनरली एक ही डीएनए घुसता है एक बार, और ज़्यादा चांसेस रहता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल बनना। मतलब कोई भी डीएनए मतलब ना रिकॉम्बिनेंट ना नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं घुसेगा होस्ट सेल में, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 केसेस बना। इन 3 केसेस में से हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल का। क्यों, यहाँ पे हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, हम लोग का डिजायर जीन, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। तो हम लोग को ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हम लोग को चाहिए ये। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 7 नंबर पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। इन सेल में से, इन 3 प्रकार के सेल में से ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करना ही हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता है। समझ रहे हैं। तो ये देखिए 7 नंबर स्टेप पे हम लोग क्या किए, ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट कर लिए। और इस ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्यों, इस ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल में एक नया डीएनए आ गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, एक नया जीन प्रेजेंट है, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे एक नया जीन आ गया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। मतलब ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उसका जेनेटिक्स क्या हो चुका है, ऑल्टर हो चुका है, एक नया जीन आ गया है। तो ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के पहला स्टेप से लेकर के ये 7वां पॉइंट तक, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने तक का स्टेप को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या करते हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और यही है पहला प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का। समझ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का टोटल 2 प्रिंसिपल होता है,
एक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाना, और सेकेंड प्रिंसिपल है ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना है, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना, ये है सेकेंड प्रिंसिपल। तो अभी हम लोग क्या किए, पहला स्टेप से 7वां स्टेप तक समझे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं। कैसे बनाए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रैगमेंट से काटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, फिर सिलेक्ट किए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा डिजायर जीन को, फिर एम्पलीफाई किए पीसीआर द्वारा, फिर हम लोग क्या किए, ये वेक्टर लिए थे, इसको आरई के द्वारा काटे, फिर ये जो काटा गया था आरई के द्वारा यहाँ पे क्या किए, डिजायर जीन को आके चिपकाए, डिजायर जीन को लाके चिपकाए, किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। ये 5वां स्टेप था। और डीएनए लाइगेज के द्वारा चिपकाने के लिए कोशिश करने से क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटी होता है। एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, मतलब खुद से ही लाइगेट हो जाना, ये खुद से ही लाइगेट हो गया। और क्या हुआ, किसी किसी केस में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, मतलब ये डिजायर जीन आके चिपक गया। और ये 2 केस को, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग छठा स्टेप में क्या किए, होस्ट सेल में ट्रांसफर कराने की कोशिश किए। और ट्रांसफर कराने के लिए कोशिश करने से क्या होता है, 3 केस देखने को मिला। एक नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल बना, और ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट बना, और ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट बना। फिर 7वां स्टेप से हम लोग क्या किए, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट किए 7वां स्टेप से। और ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ गए। तो 1 से 7 तक स्टेप को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ तक आप लोग नोट्स करिए, ये सब आसान चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर पढ़ेंगे सेकेंड प्रिंसिपल, 8 नंबर और 9 नंबर स्टेप को, आसान है, समझ रहे हैं, नोट्स करिए। हाँ, अभी देखिए हम लोग का जीएमओ बन गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन गया था। इसको क्या बोल रहे थे हम, ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल भी बोल रहे थे। ये क्या है, एक तरह का होस्ट ही है, जिस होस्ट में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हुआ है, उसको बोल रहे हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसका जेनेटिक्स ऑल्टर हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, एक नया जीन आ चुका है। समझ रहे हैं। ये तो था 7वां स्टेप, और यहाँ तक के स्टेप को हम लोग बोल रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर आया 8वां स्टेप। 8वां स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, कल्चर द होस्ट। ये क्या है, एक तरह का होस्ट ही है। कल्चर द होस्ट इन बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर क्या है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनमें ये होस्ट सेल को हम लोग ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं। समझ रहे हैं। तो 8वां स्टेप है कल्चर द होस्ट इन बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर में ग्रो करने से क्या होता है, ये जीएमओ का नंबर बढ़ता है, और जीएमओ का नंबर बढ़ने के साथ जीएमओ के अंदर जो प्लाज्मिड है, जिन पे हम लोग का डिजायर जीन है, और ये प्लाज्मिड का नंबर भी बढ़ता है। समझ रहे हैं। बायो रिएक्टर में सेल नंबर तो बढ़ता है। अगर ये ई कोलाई है, हम लोग इंसुलिन बना रहे हैं, तो अगर ये ई कोलाई है, ई कोलाई का नंबर तो बढ़ेगा बायो रिएक्टर में, क्योंकि हम लोग सुइटेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में, या इसको स्टेराइल कंडीशन में भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर स्टेराइल कंडीशन में, सुइटेबल कंडीशन में हम लोग सुइटेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे तो जीएमओ का नंबर तो बढ़ेगा, ई कोलाई का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन ई कोलाई के अंदर जो प्लाज्मिड है, हर एक प्लाज्मिड में, हर एक ई कोलाई में प्लाज्मिड का नंबर भी इंक्रीज होगा। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका था, एक सिंगल बैक्टीरिया में मोर देन 100 तक भी प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकते हैं। ये विदाउट द परमिशन ऑफ मेन डीएनए ये अपने नंबर को ये डबल कर सकता है। कौन, प्लाज्मिड। क्यों, इसके पास ओआरआई साइट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है। समझ रहे हैं। जल्दबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर जब पढ़ाऊंगा, तब वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कि पहला फीचर्स है कि प्लाज्मिड में ओआरआई साइट होना चाहिए, वेक्टर में ओआरआई साइट होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो वहाँ का पार्ट है ये। आप ये समझ लो कि एक सिंगल बैक्टीरिया में मोर देन 100 तक प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब बायो रिएक्टर में हम लोग अगर ग्रो करें जीएमओ को,
तो जीएमओ का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन जीएमओ का अंदर में जो प्लाज्मिड रहता है उस प्लाज्मिड का नंबर भी बढ़ता है। समझ रहे हैं? देखिए जैसे कि हम लोग बायोरिएक्टर में ग्रो कर रहे हैं जीएमओ का। बायोरिएक्टर में क्या होगा, देखो एक इकोलाई था, 1 2 3 नंबर हो गया, नंबर बढ़ गया, मतलब इकोलाई का नंबर बढ़ रहा है। लेकिन इकोलाई का नंबर बढ़ने के साथ हर एक इकोलाई में प्लाज्मिड का नंबर भी बढ़ चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर भी बढ़ चुका है। और प्लाज्मिड का नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, इंसुलिन का जीन का भी नंबर बढ़ेगा। समझ रहे हैं? देखिए ये जीएमओ है, ये तो मेन डीएनए है ग्रीन कलर वाला, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और यहाँ पे देखिए नंबर तो बढ़ रहा है, 1 इकोलाई था, यहाँ पे 3 इकोलाई है। लेकिन हर एक इकोलाई में देखिए यहाँ पे 1 प्लाज्मिड था और 1 जीन था इंसुलिन का। यहाँ पे देखिए 2 प्लाज्मिड हो चुका है, यहाँ पे 3 प्लाज्मिड हो चुका है, यहाँ पे इस इकोलाई में 4 तक प्लाज्मिड हो चुका है। ऐसे मल्टीप्लाई होते होते विद इन ए सिंगल इकोलाई, विद इन ए सिंगल होस्ट सेल प्लाज्मिड क्या हो सकते हैं, ऐसे डबल होते 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 100 तक नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड का नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये प्लाज्मिड में क्या है, जीन है, इंसुलिन का जीन है। समझ रहे हैं? डिजायर जीन है, तो ये जीन क्या करेगा, हर एक जीन क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ही तो प्रोडक्ट है। अगर ये इंसुलिन का जीन है तो ये प्रोटीन क्या है, इंसुलिन है। समझ रहे हैं? उस प्रोटीन को ही हम लोग प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। तो अगर प्लाज्मिड बढ़ेगा तो जीन का नंबर बढ़ेगा, और जीन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसुलिन का मात्रा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से भी क्या हो रहा है, प्लाज्मिड बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जीन बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से और प्लाज्मिड का नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में ग्रो करवाते हैं इस जीएमओ का। समझ रहे हैं? और बायोरिएक्टर में क्या देखने को मिलता है, 2 चीजें इंक्रीज होता है, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी इंक्रीज होता है विद इन ए सिंगल होस्ट, और क्या होता है, सेल नंबर भी इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी भी कहां पे है, सेल के अंदर ही है, होस्ट सेल के अंदर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 नंबर स्टेप करेंगे। 9वां स्टेप क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो होस्ट सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर एक्सट्रैक्ट करके क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन करेंगे, मतलब साफ करेंगे। और प्यूरिफाई करने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे। मतलब ये जो इंसुलिन बना है जिसका हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं और प्यूरिफाई किए हैं, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, पेशेंट को ठीक से क्योर करेगा कि नहीं, ये हम लोग क्वालिटी टेस्ट में टेस्ट करते हैं। समझ रहे हैं? और एक बार डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पास हो गया, मतलब एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफाई और क्वालिटी टेस्ट ये अच्छा क्वालिटी का है करके ये मतलब प्रूव हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका पैकेजिंग करते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग किसके द्वारा करते हैं, बायोलॉजिकल चीज़ों का मार्केटिंग किसके द्वारा किया जाता है, एमआर के द्वारा। फिर मार्केटिंग करने के बाद क्या होता है, सेल होता है। सेल होने से क्या होता है, पैसा मिलता है, उन्हीं से ये बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी सब क्या होता है, ग्रो करता है। समझ रहे हो? तो ये था टोटल स्टेप्स। तो 2 प्रिंसिपल देखने को मिला यहाँ पे टोटल स्टेप में। एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहला प्रिंसिपल। इसमें क्या हो रहा था, जीएमओ बना रहे थे। पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 2 प्रिंसिपल होता है बायोटेक्नोलॉजी। पहला प्रिंसिपल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों किया जाता है, टू प्रोड्यूस जीएमओ। जीएमओ को टीआर भी बोलते हैं,
ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। समझ रहे हैं? तो जीएमओ बनाने तक का स्टेप को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये है पहला प्रिंसिपल। और सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? ये जो जीएमओ बना है, इस जीएमओ को बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल लेवल में ग्रो करना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में या स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल। समझ रहे हैं? और ये जो जीएमओ ना, ये जो जीएमओ बना है ना, इसको बार बार नहीं बनाते। समझ रहे? जीएमओ का एक ही बार बनाते हैं। ये जीएमओ बना है और जीएमओ को हम लोग ग्रो कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग कुछ जीएमओ को क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ से कुछ जीएमओ को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे भी, जब मैं डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। कुछ जीएमओ को स्टोर करके रख लेते हैं और एक बायोरिएक्टर में हम लोग ग्रो किए, प्रोडक्ट बना, फिर उसको फेंक देते हैं। उसके बाद हम लोग जब सेकेंड बार ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले 7 स्टेप हम लोग नहीं करते हैं, वो फिर से जीएमओ नहीं बनाते। जो जीएमओ को हम लोग यहाँ पे स्टोर किए हैं उन बायोरिएक्टर में से, उन सब जीएमओ को हम लोग क्या करते हैं? बायोरिएक्टर में ग्रो करते हैं, फिर से प्रोडक्ट बनता है, फिर स्टोर करते हैं, फिर बनाते हैं, स्टोर करते हैं, बनाते हैं, ऐसे करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये था आपका टोटल स्टेप्स का ओवरव्यू बायोटेक्नोलॉजी का। समझ रहे हैं? मैंने सोचा कि एक बार आपको ये स्टेप का ओवरव्यू पता लग गया, बेसिक्स आइडिया आ गया टोटल स्टेप्स का, तो आप लोगों को टोटल चैप्टर के बारे में आइडिया लग जाएगा, क्योंकि यही सब स्टेप्स को तो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो अभी आप लोगों को पता है कि क्या क्या स्टेप है और क्या क्या काम होता है। हर एक स्टेप को हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चरों में। समझ रहे हैं? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ जिस लेवल पे, उस लेवल पे मेरे को रिजल्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए मेरे को लेक्चर डालने का मन नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, थोड़ा कमेंट्स आएगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और बच्चे सब ठीक है समझ पा रहे हैं करके बोलेंगे मेरे को कमेंट में तो अच्छा लगता है, और कुछ डाउट पूछेंगे तो और अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं, है ना? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।